अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, पार्लिमान में होने वाली कानून साजी, अदालतों में होने वाले फ़ैसले और फिर सड़कों पर होने वाले एहतजाज सही है या गलत, ये तो हम डिस्कस डिबेट हर रोज़ कम पेश करते रहते हैं। लेकिन आज हम उस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिससे हज़रत इंसान की बका को सबसे बड़ा ख़तरा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि 16वीं या 17वीं सदी में शुरू होने वाला सनती इनकलाब, जिसने दुनिया में इंसान की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेके आया, बड़ी आसानियाँ पैदा की, और अब इंसान न सिर्फ ज़मीन बल्कि इससे बाद कई और सियारों पर ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़ा है। लेकिन इस दौरान अपने आब हवा को अपना दुश्मन बना लिया है, और वो ऐसा दुश्मन बना है कि हमसे अब बदला ले रही है। अब इस मसले को कैसे हल करना है, इससे कैसे हमने निपटना है, और बिलखुसूस ऐसे में कि जब दुनिया में वो ममालिक कि जो इसकी सबसे बड़ी वजह हैं, वो अगरचे इस बात का इदराक तो ज़रूर करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसको सुधारने के लिए उस तरह की वो कोशिशें नहीं कर रहे। और दूसरी जानब पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं कि जिनका इस सारे अमल में कोई 0% भी या 0 से थोड़ा सा ऊपर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसके लिए कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़े सवालात ये हैं कि क्या हमारे पास इस कदर वसाइल हैं कि हम इतनी बड़ी बला से लड़ सकें, और दुनिया के वो ममालिक कि जो इसकी वजह बने, क्या वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगरचे चंद साल पहले इसके हमने कुछ मुजाहरे देखे हैं, बिलखुसूस सिंध के अंदर के जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग बेघर हुए, वहाँ पे हमारी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा, और उसके बाद पूरी दुनिया में गए, हमने दरवाजे खटखटाए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके इफ़ेक्ट्स हम पे आ रहे हैं, बट कॉज आप हैं और हमारी मदद कीजिए। अगरचे वादे ज़रूर हुए, लेकिन किसी सूरत हमारी मदद नहीं की गई। अब भी प्लेजेस हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहे। तो आज इस सारे अमल पे गुफ्तगू करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगरचे आपके साथ आखिर पे सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो बात करते करते हैं, लेकिन जब सियासत पे गुफ्तगू भी करते हैं तो आप अच्छी बात जनरेट करते हैं, तो ज़रूर आपसे बात होगी। बड़ी मेहरबानी। तो सबसे पहले तो सर, पेरिस एग्रीमेंट मारूफ ज़माना, जिसमें तमाम ममालिक बैठे शरीक हुए, फिर उन्होंने कमिटमेंट्स दी। तो पाकिस्तान, जैसे मैं इब्तिदाई में कहा, हम इसके कोई वजह तो नहीं है क्लाइमेट चेंज के, लेकिन अगेन हम इसको भुगत रहे हैं। तो कुछ कमिटमेंट्स हमने भी दी थी, उन कमिटमेंट्स को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस हवाले से पहले कुछ बताइए। जी भाई शिराजी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त इब्तदाइया दिया, लेकिन उस इब्तदाइये में आपने एक बड़ी अहम बात की जिसका कोई जिक्र नहीं करता। हमारे यहाँ जब भी बात होती है, तबाहकारियों की बात होती है, सैलाब की बात होती है, ग्लोफ की बात होती है, हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनकी बात होती है, सैलाब की बात होती है, क्लाउड बर्स्ट की बात, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की जिसमें आपने जरूर जिक्र किया, कुछ हवा का, कुछ इस तरह के अज़कार किए। तो एक चीज जो हर शख्स को समझ आ जानी चाहिए, सैलाब तो ऐसे लगता है कि कभी आएगा, मेरे घर तो आता नहीं है, कहीं आएगा, वहां कहीं तबाही होगी, वहां पे इंसानी जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, फिर हम सदका जारिया करेंगे, जाके मदद करेंगे। ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन जो आपने आज बात की उससे तो आपने बचपन याद करवा दिया। और आपको याद होगा, मुझसे जरा थोड़े कम उम्र होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे ज़माने में ये नहीं कि बड़ी बड़ी हवेलियों में या बड़े बड़े घरों में, छोटे छोटे घरों में पीछे बच्चे रात को जाके जुगनू पकड़ा करते थे। बिल्कुल ऐसे। और जुगनू पकड़ के बोतलों में बंद करके अंदर अंधेरे में ले जाते थे, वो जगमग जगमग करते थे, और फिर कोई कहता था इनका सांस रुक जाएगा, तो बाहर जाके बच्चे उनको छोड़ दिया करते थे। कहाँ गए वो जुगनू? मुझे तो कभी नहीं दिखे, किसी घर में नहीं दिखे। इसी तरह पुरानी पुरानी रोमानवी किताबें जो हैं उनको आप देखें, अगर बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे होते थे तो उसमें तितलियों की तदफीन की हुई थी, तितलियों के पर होते थे। वैसे तो दुख भरी बात है कि किसी तितली को मार के उसको किसी रोमानवी किताब में उसकी तदफीन कर देना, लेकिन इससे आपको याद आता होगा कि तितलियां होती थी, और इतनी होती थी कि बच्चे बाहर जाके तितलियां पकड़ लेते थे, और इतनी होती थी रंग बिरंगी कि आप उनको बाज मर्तबा किसी याद को, किसी पुरानी याद को दिल के करीब रखने के लिए किसी किताब में उसकी तदफीन, कहाँ गई वो तितलियां? हम लाहौर रहा करते थे, तो आपको पता है लाहौर तो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, वहां पे तो छोटे छोटे घर हैं और लाखों लोग रहते, करोड़ों लोग रहते हैं। तो जब हम इस्लामाबाद आते थे तो हम फैसिनेट हो जाते थे, ऐसी हरियाली
हमने तो कभी देखी नहीं थी। लाहौर भी बहुत हरा भरा था। सही। आप पुराना चले जाएं, लॉरेंस गार्डन में चले जाएं कभी, बिल्कुल ऐसे। और 200-300 साल पुराने दरख्त देखें, या माल रोड पे निकल जाएं, या वो वीपिंग विलोज जो नहर के किनारे लगे होते थे, तो देखें बड़ा ग्रीन। मगर यहाँ पे आके तो हम फैसिनेट लाहौर के शहर के लोग हो जाते थे कि यार ये क्या जन्नत नज़ारा है, जन्नत का नज़ारा है। कश्मीर की तरफ चले जाएं तो ऐसे लगता था कि वो, मैं किसी मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं ये बात कर रहा, लेकिन कि जो नक्शा खींचा गया जन्नत का वो तो यही है। बिल्कुल ऐसे। वो तो सब यहीं पे नजर आ रहा है। वो नहरें भी नजर आ रही हैं, वो हरियाली भी नजर आ रही है, बस परियां नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे दिखता था। वो कहाँ गया सब? ये आपके सामने खिड़की के ऐसे देखें तो आपको ये नंगे पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ पे तो आपको रत्ती भर जमीन नजर नहीं आती थी, इतना हरा भरा था। तो वो कहाँ गए? हर दरख्त पे यहाँ पे मैं परेशान हो जाता था आके देख में, वो हरे तोते, हर दरख्त पे तोता। अरे भाई वो तोते कहाँ गए? बिल्कुल तोते वो क्या, तोते उड़ गए हाथों के तोते। अब तो बाकी उड़े हुए हमारे तोते के हाथों के तोते उड़ गए। तोते उड़ गए। शाम को हमारे बुजुर्ग बताते थे, आप कभी गांव में चले जाएं अपने किसी दोस्त के घर में, हम तो शहर के रहने वाले लोग थे, लेकिन गांव का अपना माहौल था। शाम को पीपल के नीचे टाली की छांव में बुजुर्ग जो थे वो चारपाइयां बाहर निकाल लेते थे, और वो कोई हीर गा रहा होता था, बुजुर्ग ऊपर बैठ जाते थे, बच्चे जमीन पे, कच्ची जमीन पे बैठ जाते थे, और सारे हीर सुनते थे और साथ के साथ में अपनी आवाज में आवाज मिलाते थे। मगर सिर्फ बच्चे नहीं, बुलबुल भी अपनी आवाज मिलाता था। बिल्कुल वो बुलबुल कहाँ गया? ना बुलबुल है, ना कोयल है, बुलबुल है, ना कोयल है, ना हुदहुद है, ना जुगनू है, ना तितली है। ऐसा है जैसे किसी ने हमारा बचपन लूट लिया। तो ये जो क्लाइमेट की तब्दीली है, इसको आप इस जाविये से भी देखें, क्योंकि ये जो बचपन लुटा है वो तो हर बच्चे का लुट गया है। वो जो जुगनू नहीं किसी को नजर आते, तो वो जो वो क्या टिमटिमाते हुए वो सितारे जो रात को उड़ते पड़ते थे, वो नजर नहीं आते। वो तो सबके लुट गए। बिल्कुल ऐसे। तो एक ये भी हवाला है कि हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो अपने बचपन की बात करते हैं, वो रोमानवी नावलों की बात करते हैं, उन यादों जिनको तितलियों की शक्ल में जिनकी तदफीन लोग किया करते थे उनकी बात करते। सब खो गया, सब खो गया। लेकिन डॉक्टर साहब हैरानकुन बात है कि ये सब कुछ हमसे खोया, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, कोई और है। जी, ये एक अहम बात है। हम भी हैं। अच्छा, हम भी हैं किसी हद तक। यानी मैं हूँ, हम क्या है, वजारत अगर आपने मुझे दिलवा दी है, नहीं वो, लेकिन अब आपने दिलवा दी तो पहली जिम्मेदारी तो मेरी ठहर गई ना। क्या बात है कि आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। जी, अब तो वो यहाँ तो इतना जुर्म का कोई फैशन नहीं है, तो आप बड़े कमाल आदमी है कि आप कह रहे हैं कि वो क्या वो शेर है, अगरचे पूरी तरह से हस्बे हाल नहीं है, कि क्या कयामत है कि खातिर कुश्ताए शब हम ही थे, और सुबह जब आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। मुजरिम हम ही गर्दाने गए। बट हम आपको नहीं कहते। तो बात यह है कि हम भी हैं। पहले मैं अपनी बात करता हूँ, फिर दूसरों की बात। ठीक है। अपनी बात यह है कि ये हमने जो रंग बिरंगे इंपोर्टेड प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं, ये जुगनू उनसे भागे। ये जो आपने दरख्त अपने पुराने काटे हैं और नए अजीब आपने ऑर्नामेंटल, कोई मिडिल ईस्टर्न टाइप, फवारा टाइप जो आपने यहाँ पे दरख्त लगाने शुरू किए हैं सड़कों के किनारे, पुराने हमारे ओरिजिनल दरख्त उखाड़ के, जिनसे यादें, जिनसे तहजीब वाबस्ता थी, उनकी जगह इंपोर्टेड दरख्त आपने ये लगाने शुरू किए, तो जुगनू उड़ गए, तितलियां उड़ गई, क्योंकि वो तितलियां तो उन फूलों की तलाश में आती थी जो इंडिजिनस थी। जब वो फूल ही नहीं रहे, जब वो दरख्त ही नहीं रहे जिन पे हरे तोते बैठते थे, और आपने वो दरख्त लगाए जिस पे हरा तोता नहीं बैठता, तो हरा तोता तो वहां जाएगा जहां वो दरख्त होगा, तो वो चले गए। सही। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जो हमने अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपनी इंडिजिनस दरख्त, जो अपने जंगलात का सफाया करके, बाहर से खुशनुमा जिनको हमें दरख्त बाहर जाके हमें नजर आता था कि ये गोरों के हैं, ये दुबई में लगे हुए हैं, ये डेट ट्रीज लगे हुए हैं, आपने वो लगाने शुरू किए तो आपके तोते वोते, जुगनू, चिड़ियां चली गई जहां पे उनको जाना था। अब वो जो लोग लगाएंगे वैसे दरख्त, वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे उन फूलों के ऊपर, तो वो फूल वापस लगाने, वो दरख्त वापस लगाने, और ये उखाड़ पिछाड़ जो हमने की है बेला वजह की, क्या कम खूबसूरत था पाकिस्तान, अब ज्यादा हो गया है। आप बचपन में थे तो आपको पाकिस्तान दिखता था वो ज्यादा खूबसूरत था, ये आप वाला खूबसूरत था, क्या खूबसूरत था।
तो उसका आपने बाहर के वो पंजाबी में कहते हैं ना कि शरीका ना मुंह लाल देखो तो अपना चपेड़ा मार के कर लो। तो ये हाल किया बिल्कुल हमने अपनी एनवायरनमेंट का कि उनका लाल मुंह देख के हमने खुद को थप्पड़ रसीद किए आके और अपनी चिड़ियां बुलबुल तोते हुदहुद सब उड़ा दिए। ठीक है, अब उसको छोड़ें। मगर अगर आप ओवरऑल तब्दीली की तरफ देखें जो हमारे लिए असल में कैटास्ट्रोफिक है, वो ये है कि देखें हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे ही है। हमारे ग्लेशियर पिघलने का मतलब ये है कि जिस रेट पे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगर इनका रेट बढ़ जाएगा तो हमारा जो पूरा कैनाल सिस्टम है, हमारा बराज सिस्टम है, हमारा रिवर सिस्टम है, ये जिस तरह के सैलाब आपने पिछले 10, 15, 20 सालों में देखे हैं, अगर इनकी और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर ये सैलाब आते रहे तो एक दिन आपका पूरा कैनाल और बराज सिस्टम जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा उसके साथ। ये जिस तरह के सैलाब आपने हालिया देखे, इस तरह के सैलाब के सामने कोई बराज नहीं ठहर सकती, कोई कैनाल बैंक नहीं ठहर सकता। जिस तरह एक तरह से पहाड़ बह रहे थे साथ में, तो यकीनी तौर पे बैराज कहाँ रुक पाएंगे इसमें। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यानी हमें जो टारगेट दिया गया था कि हमने कार्बन इतनी प्रोड्यूस करनी है, हम उससे 40% कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक में अगर आप गिनती करें तो दुनिया का, यानी साउथ एशिया का नहीं, दुनिया का तकरीबन 40% कार्बन जो है वो हमारे हमसाया ममालिक में पैदा हो रहा है। पड़ोस में 10% तो सिर्फ वो हमारा वो एक जिसका हम नाम नहीं लेते, वो मुल्क जो हमारे पहलू में बैठा है, 10% तो दुनिया की कार्बन वो अकेला मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी तबाही वो कर रहे हैं, तबाही हम भुगत रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया के जो 7 बड़े ममालिक हैं या 8 बड़े ममालिक हैं, वो 70%, सिर्फ 70% कार्बन सिर्फ 8 मुल्क जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। 70%। 195-96 ममालिक में से सिर्फ 7 ममालिक। जी, आप जरा आयरनी देखें कि वही 7-8 मुल्क जो तबाही कर रहे हैं, जो बर्बादी कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को खा रहे हैं पैकमैन की तरह, वही 8 मुल्क जो हैं दुनिया की ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग जो है उसका 85% ले जाते हैं। यानी तबाही भी खुद करते हैं, पैसे भी खुद ले जाते हैं। भाई पैसे तो उसको दें जिसके वो तबाही का जो उसे नहीं देते। पूरी दुनिया के लिए 15% है और उन 8 ममालिक के लिए 85% है। तो ये हिपोक्रेसी जो क्लाइमेट की है, वैसे तो हम जाते हैं, अभी थोड़े दिन में आप मेरा पता करेंगे तो आपको मैं बताऊं, ये आपको मेरा स्टाफ बताएगा कि सर स्विट्जरलैंड गए। अरे भाई क्या करने गए हुए हैं स्विट्जरलैंड? कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए। भाई किस चीज की कॉन्फ्रेंस है? क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस है। वहां से क्या लेकर आए? पैसे लेकर आए। वो जो 15% है उसको 20% करवा के आए हैं, 25% करवा के हैं। और अगर नहीं करवा के आए तो वहां क्या लेने गए? झक मारने गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जाते भी हैं तो झक मारते हैं, ऐलानात बड़े बड़े करते हैं। तो ये माइंडसेट क्यों है ऐसा? मतलब ये वेस्ट का और बिलखुसूस उन ममालिक का कि जो इसका सबसे बड़ी वजह है, गोया कि अगेन एक स्टेट ऑफ डिनायल में है। देखिए, एक तो हिपोक्रेसी सबसे बड़ा मसला, हिपोक्रेसी, दुनिया की हिपोक्रेसी। अच्छा, हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, वो पता नहीं वो क्या मिसरा था, अब मैं भूलता हूँ, मुझे बहुत चीजें भूल जाती हूँ, उम्र के उस हिस्से में पहुंच, और अच्छा है भूल जाती हैं, तो मेरा जी चाहता है कि भूल कुछ चीजें तो ऐसी जिनको भूल ही जाना बेहतर है। नहीं, भूल ही जाने को जी चाहता है। लेकिन वो मैं गलत मिसरा पढ़ने लगा हूं। मगर वो कुछ ऐसा था कि किताबें बदल दो जो कहती हैं कि सच झूठ में जंग हुई और सच जीता। मैंने गलत पढ़ा है, लेकिन एसेंस यही थी। तो जब आप जाके दुनिया की रियल पॉलिटिक देखते हैं, जो अब हमें सियासत में आने से पहले तो हमने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, किताबें तो ये बताती हैं कि सच जीत गया, किताबें तो हमें ये बताती हैं कि सच के लिए खड़े हो जाओ, किताबें तो हमें ये बताती हैं कि भाई ये थियरी है, इससे इंसानियत खराब होती है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। जब बाहर निकल के जाते हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जब मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो देखने में आपको इजराइल नजर आता है, आपको गजा नजर आता है, आपको नजर आता है कैसे सीरिया का पानी इजराइल ने काट दिया, आपको नजर आता है कैसे लेबनान को तबाह कर दिया,
आपको नजर आता है कैसे एक के बाद एक जगह पे वीटो होता चला जा रहा है, वीटो होता चला जा रहा है। अरे भाई, नस्ल कुशी की जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों की लाशें जो हैं वो अस्पतालों से और स्कूलों से निकल रही हैं। वो जो आपको किसी जमाने में अफ्रीका के बच्चे दिखाए जा सकते थे, बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ऐसे भूख से मर रहे हैं, यानी आपको खाना ना मिले और आप मर जाएं। बिल्कुल ये हो रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दुनिया तालियां और सीटियां बजा रही है। कमाल नहीं है, आपको नजर आता? ये है हकीकत जिसको मैं हिपोक्रेसी कहता हूं। यही हकीकत क्लाइमेट में भी है कि बातें सुने सही और फिर देखें कि पैसे किसको दे रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको उजागर करना मैं समझता हूं गरीब ममालिक का या तरक्की पजीर ममालिक का या हमारी तरह के 70, 80, 90 ममालिक का एक ब्लॉक होना चाहिए जो ये आवाज बुलंद करे। किसी एक मुल्क की आवाज नहीं सुनी जाएगी जैसे फलस्तीन की नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल कोई साथ खड़ा हो ना तो दुनिया के 100, 50, 150 मुल्क साथ खड़े हों तो मैं देखता हूं कैसे कोई एक मुल्क जो है वो ऑपरेशन करता है। तो वो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं क्लाइमेट में बिलखुसूस हमारा ये काम है कि हम उस ब्लॉक के पास जाएं। ये अभी हमारे साथ जो जंग की गई है, मैं माफी चाहता हूं आपका, जब जी चाहे मुझे टोक दें क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आते हैं, तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए। लेकिन ये जो आप ब्लॉक की बात करें डॉक्टर साहब, ये आपकी इनफरादी सोच है या आप समझते हैं कि नहीं इस आइडिया को आपने अपने जो चीफ आपके कमांडर है प्राइम मिनिस्टर उनके सामने पिच भी किया है और इसको लेके फिर आप दुनिया के ममालिक से इंटरेक्ट करेंगे और एक को ब्लॉग बनाएंगे? क्या करना है भाई? हम तो बहाना है। अच्छा देखिए, मुकदमा तो वजीर आजम का है। जी हमें तो वजीर आजम ने जो हिदायत दी हैं, जो उनका विजन है, सिर्फ एक एक महकमा करके हमें दिया गया कि इसको आगे बढ़ाओ। ये जो मैं आपके सामने जाविया पेश कर रहा हूं, इसकी हकीकत तो आपने देखी है अभी अपना हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखी है। हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कश्मीर का, या 30 मरतबा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया है, या वजीर आजम ने और डिप्टी वजीर आजम ने हर तकरीर में अगर फलस्तीन का जिक्र अमेरिका में भी जाके कर दिया है, तो जो मैं कह रहा हूं उससे मुख्तलिफ बात तो नहीं है। अगर मैं बात मुख्तलिफ कर रहा हूं तो आपको लगेगा ये तो डॉक्टर साहब का कोई है कोई खास। मैं इनफैक्ट जो ब्लॉग बनाने की बात की कि 70-80 ममालिक जब तक इकट्ठे खड़े नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज के मामले पे हम अपने हकूक हासिल नहीं कर पाएंगे। जी, ये बिल्कुल वजीर आजम का विजन है जी। ये तमाम विजन जो है वजीर आजम का है, उनकी हिदायत होती हैं, वो साथ हमारे बैठ के हमें बताते हैं ये बात कि आपने ये आवाज गरीब ममालिक की उठानी है। वैसे मैं आपको एक और हवाला देता हूं जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, क्लाइमेट से रिलेटेड भी है। ये जो ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये जो भारत ने की है, ये सिंध तास मुआहदे के जरिए जो वेपनाइज करने की कोशिश की है, जो यूनिलैटरल उन्होंने कहा है कि जी हम ये पानी ये कतरा नहीं पाकिस्तान में बहने देंगे, तो ये कितनी अजीब सी बात की है। और जब हम बैनुल अक़वामी सतह पे अभी गए हुए थे मुख्तलिफ मुज़ाकरात में, तो मैंने हर जगह पे ये कहा है और अभी कह कर आया हूं एक कॉन्फ्रेंस में कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, हमारा तो फिर भी मुआहिदा है इंडस वाटर ट्रीटी का। दुनिया के 99% ममालिक जो उनका तो कोई मुआहिदा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये बात जो भारत कर रहा है, जो जंग पानी पे कर रहा है, या जिसको हम वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं, अगर ये हो गई तो दुनिया के 80% ममालिक या 70% ममालिक जो लोअर राइपेरियन है यानी ढलान पे रहते हैं, यानी उनका पानी किसी और मुल्क से आता है, वो सब अपने पानी का हक खो देंगे। हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इजिप्ट का क्या बनेगा? हम अकेले नहीं है। पुर्तगाल का क्या बनेगा? मैं आपको 50 ममालिक और गिना सकता हूं, इन सब का क्या बनेगा? हमारा तो मुआहिदा है, इनका तो मुआहिदा भी नहीं है। तो जब एक हक दे दिया जाएगा एक मुल्क को कि अगर तुम पहाड़ पे रहते हो और वहां से पानी नीचे आता है और तुम किसी का पानी रोक सकते हो, तो सिर्फ हमारा नहीं रुकेगा, ये पूरी दुनिया जो है ये डेजर्ट बन जाएगी। और जंगें जो हैं वो पानी पे होंगी, जो होंगी, ये मैं आपको यकीन माने कि आने वाले वक्त में ये जो जंगें हैं ये बॉर्डर पे नहीं होंगी, ये पानी पे होंगी। लेकिन इसको एक और एंगल से भी आप देखें। आप सोचें कि अगर पानी ओरिजिन है, मान लें कि पानी ओरिजिन है, यानी कहां से पानी बहता है और कहां आता है, जहां से निकलता है वो है मालिक, मान लें ये बात सही। तो जो मुल्क ये बात कर रहा है उसका अपना 1/3 पानी किसी और मुल्क से आता है, चीन से आता है। अगर उन्होंने रोक लिया तो
और वहाँ पे भी देखिए ना, बात ये जी जी है, बिल्कुल बात ऐसे ये हो है रहे हैं कि हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं, लेकिन हमको दुश्मन थोड़ी हैं। दुश्मनी तो हमारी हिंदुत्व की इस डॉक्ट्रिन के साथ है। दुश्मनी तो हमारी जो है इस हेजेमोनिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। दुश्मनी तो हमारी ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है भारत की, उसके खिलाफ है, उसकी सोच के खिलाफ। हमको भारत के गरीब लोगों के खिलाफ थोड़ी है। उनके जो किसान हैं, जो उनके गरीब बच्चे हैं, उनके खिलाफ थोड़ी। हमारी मुल्क की जितनी कुल आबादी है उससे दुगने से ज्यादा वहां पे गरीब लोग रहते हैं, उसको उनकी परवाह नहीं है। ऐसे ही है, वो अजीबो गरीब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई गरीब आदमी से, कमजोर आदमी से, लागर से, ओप्रेस्ड से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी तो इस हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट से, इस हेजेमोनिक डिजाइन से दुश्मनी है। और ये जो पानी को वेपनाइज कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर उनका पानी रुक गया तो उनके गरीब लोगों का क्या बनेगा। तो कहा जा रहा है कि अब चीन भी तिब्बत में बना रहा है कैसा डैम, तो बन गया तो फिर उनके गरीब लोगों का क्या होगा। तो ये बात तो साबित होगी। पहले तो 70-80% मुल्क उड़ गए, जी जी, उनका पानी बंद हो गया, यानी आपने सबके लिए करबला कर दी, आपने उसका इंतजाम कर लिया। यजीदी काम है ना ये जो जिक्र किया जा रहा है, ये तो शिमर और यजीद वाला काम है कि मैं तेरा पानी रोक दूंगा। बिल्कुल ये जिक्र जो है, तो एक तो इसको इस नुक्ता नजर से देखें। हम रिलीजियसली भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम तो ज्यादा सेंसिटिव है। हमें पता है पानी रोकने का। इवन दीन में हमारे दीन का मतलब है कि हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन में, हमारी तारीख में उसको सीरियस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, वो तमाम ये सिंबॉलिक चीजें हैं जिनको हम अपने सामने रखते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अरे भाई, अगर पानी जो है वो एनवायरमेंट है और क्लाइमेट है जो है, बिल्कुल तो जब सदियों से बहता हुआ या मिलियंस ऑफ ईयर से बहते हुए पानी का रुख आप बदलने की कोशिश करेंगे तो एनवायरनमेंट को क्या होगा, डिस्टर्ब करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कल आप क्या कहेंगे कि हम हवा को भी जो है उसका रुख मोड़ देंगे, ये कहेंगे? या आप ये कहेंगे कि वो खुशबू जो फूलों की बॉर्डर के उस तरफ है या हमारी तरफ है, उसको वहां जाने से रोक देंगे? वहां के परिंदे यहाँ नहीं आ सकते। अरे भाई, क्या कोई फूल की खुशबू रोक सका है? कोई रंग निकाल सका है जिंदगी से? कोई हवा का रुख मोड़ सका है? अगर ये नहीं कर सका तो पानी को बहाव कैसे रोकेगा? ये दूसरी बात है। आखिरी बात करता हूँ, बात जरा लंबी हो गई। कोई बात प्लीज। वो ये है कि हम जिस पानी का जिक्र कर रहे हैं उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, रिवर नहीं कहते। हमारा मुल्क जहाँ पे 50%, 40 से 50% लोगों का रोजगार जो ज़राअत से है जी, हमारी 1/3 या 25% जो जीडीपी है वो ज़राअत से है। हमारी 100% जो फूड सिक्योरिटी है वो ज़राअत से है। तो जब आपकी 100% फूड सिक्योरिटी पे कोई हमला करे, आपके जब 25% जीडीपी पे कोई हमला करे, जब आपकी 50-40% एम्प्लॉयमेंट पे कोई हमला करे, तो वो तहजीब पे हमला कर रहा है। तो ये हम इसको ऐलान जंग जानते हैं। जी जी। और जंग का जवाब तो हम उनके वो राफेल परिंदों की तरह गिरा के जवाब दे चुके हैं। एक दफा नहीं, आगे भी मिलेगा, पहले भी दे चुके हैं और आगे जरा ज्यादा सख्त मिलेगा। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि मुकदमा पानी का हो, मुकदमा पोल्यूशन फैलाना का हो, जिसके 10% भारत फैला रहा है पूरी दुनिया की कार्बन पोल्यूशन का, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं। अरे भाई, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो तुम भी तो बर्बाद होगे। तुम्हें अपनी बर्बादी का ही को ख्याल करो, छोड़ो हमारी बर्बादी। हम तो अगर हमारी बर्बादी करने की कोशिश करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अपने ही गरीब बच्चियों का ख्याल कर लो। लेकिन ये एक अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत है जिसे ना अपना ख्याल है। कभी वो मुंह लगता है जाके अमेरिका के, कभी वो मुंह लगता है मुसलमानों के, बिलखसूस मुसलमानों के, बिलखसूस कश्मीरी मुसलमानों के। ये जो जारहियत है, बर्बरियत है, नस्ल कुशी है, इसे भाई रुकना चाहिए। और उसकी वजह ना रुकने की वही है, एक हिपोक्रेसी दुनिया की, दूसरा एक जो दूसरी जंगे अजीम के बाद हमने एक तरीका सलीका बनाया था यूनाइटेड नेशंस के जरिए, जिसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, ये रूल बेस्ड एक फोरम है जहां पे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, उसको बर्बाद कर दिया। यानी वो मल्टीलैटरल फोरम की कोई वक्त नहीं रहने दी उन्होंने। और चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, वो एक यूनिलैटरलिज्म की तरफ चल रहे हैं या बायलैटरलिज्म की तरफ चल रहे हैं। उसके नतीजे, जब इससे पहले ये सब कुछ हुआ था तो दूसरी जंग अजीम हुई थी। दूसरी जंग अजीम की एक बड़ी वजह जो है वो इसी तरह का बाय और यूनिलैटरलिज्म था। सही। तो अगर भाई वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी
is to do the same thing and expect a different result. जो कि होने तो अगर दीवानगी पहले आपने एक काम किया और उसका नतीजा ये निकला, तो दोबारा से वही दीवानगी करेंगे तो क्या नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। जंगें बढ़ेंगी और जंगें बढ़ते बढ़ते वो एक बढ़ी हुई जंग ही थी ना, जिसे आप जंगे अजीम कहते थे। ऐसे ही है। तो कहीं आप दोबारा उस रास्ते पे तो नहीं चल पड़े। लग तो ये क्लाइमेट के हवाले से, पानी के हवाले से, बर्बरियत के हवाले से, नस्ल कुशी के हवाले से प्रॉब्लम एक ही है। और प्रॉब्लम का इस वक्त महवर जो है वो इजराइल और भारत है, क्योंकि वो ये रिवायत डाल रहे हैं यूनिलैटरलिज्म की, और फिर ये रुकेगी थोड़ी। ये तो लेकिन सर ये तो एक वाइल्ड वेस्ट बन जाएगा कि द मे द फास्टेस्ट गन प्रिवेल, कि जिसके पास ताकत है, जो ज्यादा तेजी से किसी को मार सकता है, बस वो जीत जाए। लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोप जैसे ममालिक उनके साथ खड़े ना, ये भी बड़ा नहीं, इस दफा तो नहीं। अच्छा, इस दफा तो नहीं है। अभी आपने कल देखा है, कल की बात है, आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुतालिक क्या कहा है और पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहा है। आपने देखा है कि भारत के ऊपर क्या टैरिफ लगाया और पाकिस्तान के ऊपर क्या टैरिफ लगाया। आपने देखा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो तेल के अंदर हो, चाहे मादनियात के अंदर हो, चाहे वो आईटी के अंदर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो, पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने क्या कहा है और भारत के मुतालिक क्या कहा है। हम पूरा यूरोप घूम कर आए, एक मुल्क नहीं है, एक मुल्क जो भारत के साथ खड़ा हो। इससे पहले भी जंगें हुई हैं, चपकलिश भी हुई है, हर मर्तबा 3/4 ऑफ द वर्ल्ड जाके भारत के साथ खड़ा हो जाता था, हर मर्तबा। ऐसे ही है। इस दफा देखा है, सिवाय इजराइल के कोई एक मुल्क गिनाए मुझे जो भारत के साथ खड़ा हो। यानी 30 दफा तो कश्मीर का जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, 30 मर्तबा, शायद इसके आसपास, वो 28 है या 32 है, आई डोंट नो, लेकिन 30 मर्तबा तो सिर्फ ये जंग होने के बाद से अब तक जो है वो अमन का जिक्र कर चुका है और कश्मीर का जिक्र कर चुका है, और हम पानी का जिक्र हर फोरम पे कर चुके हैं, बावर करवा चुके हैं दुनिया को कि ये क्लाइमेट की तब्दीली आप सबको बर्बाद कर देगी। हम तो होंगे बर्बाद, लेकिन आप भी नहीं बचेंगे। इस वजह से बेहतर ये है कि एक सलीके तरीके से, अगर आप एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं तो आप पे एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को वो ममालिक जो उस तबाही का सामना कर रहे हैं, कम से कम ग्रीन फंडिंग उनको दी जाए। तो हम इस बात के लिए इसरार करेंगे हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस में, कि ग्रीन फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि हम दुनिया के दूसरे या पांचवें, कुछ रिपोर्ट्स में पहले, कुछ में छठे, मगर आप जैसे मर्जी इसकी कांट छांट कर लें, हम दुनिया के वल्नरेबल तरीन ममालिक में से एक हैं। इस वजह से हम मुस्तहिक हैं इस ग्रीन फंडिंग के। ये हमारा हक है, मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक हक से निकलता है, ऐसे मुस्तहिक होना हक से निकलता है, बिल्कुल ऐसे। ये हक है हमारा कि हम डिजर्व करते हैं, हमें ये फंडिंग दी जाए, क्योंकि हम क्लाइमेट को तबाह नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हमने जो दुनिया को टारगेट दिया उससे 40% कम है, जो अपने टारगेट से 400 गुना ज्यादा हैं, जिनमें कुछ हमारा हमसाया भी है, लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये फंडिंग हमें मिलनी चाहिए। हमारी भी कैपेसिटी के मसाइल हैं, हमारी अपनी वजारत। छोटा सा ब्रेक में ले लो। जी जरूर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो कैपेसिटी और अगेन जो नेशनल हमारा एक्शन प्लान है वो है क्या, अगरचे हम इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया हमें रिस्पॉन्ड करेगी, बट कितनी देर तक, क्या हम खुद भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब ये भी बताइए ना, कुछ नेशनल अडेप्टेशन प्लान के हवाले से भी तो कुछ आपने कोई खाका बनाया होगा, और फिर उसके हवाले से कुछ एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया होगा सूबों के साथ, क्योंकि कहा यह जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद अब सूबे आज़ाद हैं और शायद इस तरह के सब्जेक्ट वहाँ पे चले गए हैं। तो कैसे करेंगे सर, कुछ हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं डिस्कस? देखिए, पहले तो थोड़ा सा एतराफ़ कर लिया जाए। देखिए, बात यह है कि पहले तो हमें पैसे ही नहीं दिए जाते, मैंने उसका जिक्र कर दिया। 85% ग्रीन फंडिंग 7 ममालिक को जारी, बाकी सारी दुनिया, हमें तो ऐसे जैसे वैगाबॉन्ड नहीं होते, दुनिया की कई पेरिफेरी के ऊपर कोई एक मुल्क है को पाए होगा यार होगा, ऐसे ट्रीटमेंट अगर किया दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी का, मगर वैगाबॉन्ड्स की तरह दुनिया ट्रीट करती है। लेकिन एक कोताही हमारी भी है, जैसे मैंने पहले आपसे अपनी कोताही का जिक्र किया कि हमने अपने बुलबुल उड़ा दिए, अपनी तितलियां उड़ा दी। एक कोताही हमारी भी कि जो पैसे अवेलेबल हैं हमसे वो भी नहीं लिए जाते। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट को तश्कील देने की कैपेसिटी हमारी वजारतों में होनी चाहिए, वो हमारी वजारतों में कैपेसिटी नहीं है। वो बच्चे जो, अब मैं अपने ये बच्चे बच्चियां, ये हमारे सामने हमारी कॉलीग बैठी हैं,
ये वजारत तो इस उम्र के लोगों से भरी होनी चाहिए। ये मेरी उम्र के लोगों का क्या काम है इस वजारत में? मैं लोगों को बताता हूं कि मेरी तो पीएचडी भी पिछली सदी की, मैं तो पिछली सदी का आदमी हूं। यानी उस जमाने की तो साइंस भी बदल चुकी है। उस जमाने का तो मैंने 1995 में पीएचडी की तो 94-93 का डेटा इकट्ठा किया। अरे भाई वो पिछली सदी का डेटा था। उस दौर के अब जो बच्चे बच्चियां निकल रहे हैं, जो मौजूदा साइंस, जो मौजूदा डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब हैं, जिनको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ स्टारी आइड यंग मैन एंड वुमेन, वो मेरी तरह, आपकी तरह, आप तो कम है, मेरी तरह सिनिकल नहीं है। वो अभी भी ये जानते हैं और एतमाद है, उनको यकीन है कि वो दुनिया बदल सकते हैं। ये जवानी में ही ऐसे ख्वाब आते हैं। तो इस वजारत को उन जवानों से भरते हैं जिनकी आंखों में ख्वाब है, जो आज भी ये समझते हैं कि दुनिया बदली जा सकती है। उनकी जो तहकीक है और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको उजागर करें। ये 60 साल या 58 इयर्स पुराने फॉरेस्टर्स की दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया अब 25 से 35 साल के लोगों की दुनिया है। उन्हें लेकर आए, वो प्रोजेक्ट लिखें उस तहकीक की बुनियाद पे जो उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से जो चीजें सीखी हैं। जब तक हमारे प्रोजेक्ट्स उस हिसाब किताब से नहीं बनेंगे, जिस हिसाब किताब से दुनिया अब चल रही है, उस साइंस की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, जो साइंस अब बदल चुकी है, तब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो मेरी तरह के ये बुड्ढे बुड्ढे आपने लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, जो पुराने जमाने की तरह हिसाब किताब रजिस्टर मुंशी ने खोला और लिखे चले जा रहे फाइलें, वो फाइलें पढ़ी हैं आपने कभी? मैं कहता हूं कि एक बेहतरीन जो दुनिया में तहकीक होना बेहतरीन, वो ये कि पिछली चले, अभी आप पिछले 10 साल छोड़ दें, उसमें स्टेट सीक्रेट्स होते हैं। वो जिस तरह वो लिमिटेशंस होती है ना, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस होती हैं, जिस तरह इन्होंने कैनेडी की वो जो उनकी कत्ल हुआ था उसकी फाइलें खोल दी हैं। तो मैं कहता हूं जहां तक आपकी नेशनल सिक्योरिटी के अवामिल को बेशक रोक के बाकी तमाम फाइलें खोल दें। जरा पढ़े तो सही लिखा क्या है उसके अंदर। एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट आप कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बहुत रेलिवेंट हो चुका है और आप माजी के मुस्तकबिल के बारे में बड़े उम्मीद अफजा हैं, लेकिन कुछ मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो तो डिस्टर्बिंग हैं। वो लगता है कि जब तक एड्रेस नहीं हो पाएंगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात ठीक है आपकी। तो सर, टेररिज्म को लेके 2 सूबे आपके जल रहे हैं, बट इस्लामाबाद में उसकी हीट फील नहीं करते। आपके डिस्कशंस के अंदर बहुत कम करते हैं जी, बहुत हीट फील करते हैं जी। कल भी मीटिंग हुई है जी। अच्छा, कल भी मीटिंग हुई है। यानी बस आप पे नहीं, आपके सामने वो नहीं लाते अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से, तो आप ये मत समझें कि ऐसा नहीं हो रहा। हर हफ्ते मीटिंग होती है इस पे। अभी भी आपके वो जो इलाके हैं उनके कुछ जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो सब मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे बात हो रही है और एक तसलसल के साथ बात हो रही है। और ये जो मैंने भी पहले आपसे बात की है, ये उस तसलसल का हिस्सा है। यानी अभी जो ऐलानात हुए हैं पिछले 24-48 घंटे ले लेते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप ये बताइए कि अगर ये बात हो रही है कि मादनियात के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो कहाँ होगी? बलूचिस्तान में होगी ना। तो बलूचिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका खाका क्या है? रिकॉर्डिक आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अभी वहां से कॉपर नहीं निकाली लेकिन स्कूल बन गए। अभी वहां से कॉपर नहीं निकाली लेकिन इंडस हॉस्पिटल को ठेका दे के वहां पे क्लिनिक्स और अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। अभी वहां पे मादनियात नहीं निकाली लेकिन वहां पे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। अभी वहां पे मादनियात नहीं निकाली लेकिन वहां पे फ्रेश वाटर सप्लाई की स्कीम जो है उसका इजरा हो गया है। तो जहां जहां पे ये इन्वेस्टमेंट आएगी वहां वहां पे लोगों की ओनरशिप बढ़ेगी। देखिए, एक तो वो दिफा है जो हमारी अफवाज ने करना है, वो हमारी सरहदों का दिफा है। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी का जो दिफा है, जिस चीज को आप इंटरनल फॉल्ट लाइन कह रहे हैं, वो तो हमारे अपने बच्चों ने करना है ना। तो जब तक वो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक उनको नजर नहीं आएगा कि उनके मुल्क में उनकी स्टेक है, ये उनका मुल्क है, यहाँ पे सड़कें हैं, यहाँ पे पीने का पानी है, यहाँ पे स्कूल हैं, यहाँ पे हुनरमंदी है, यहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी, यहाँ पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, यहाँ पे इंडस अस्पताल जिसको आप कराची में सेलिब्रेट करते हैं वो यहाँ पे आके
अस्पताल चलाएगा, हमारे बुजुर्गों के माँ बाप का इलाज होगा। वो अब पंजाब के वो जो स्कूल थे, क्या नाम था उनका, दानिश स्कूल, ये दानिश स्कूल वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि यहाँ पे दानिश स्कूल खोले जाए। तो जब वो खुलेंगे और बच्चों को तालीम मिलेगी, और ये मैंडेट दिया गया है बैरक गोल्ड को कि आप लोग बलोचिस्तान से लेंगे, लीडरशिप भी बलोचिस्तान से लेंगे। उनका सीईओ अब तो मेरे ख्याल में शायद तब्दील हुआ है, सीईओ भी बलोचिस्तान से था। वो बलोच बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ कानों में भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो जब ये बच्चे वापस आएंगे तो एक लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको आप फॉल्ट लाइन कहते हैं, वो कम होगी। इसी तरह ये जो जवाहरात हैं, जिनको आप ये पत्थर जो हमारे जूल्स, कीमती पत्थर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जब ये ऑयल ड्रिलिंग होगी तो ऑयल ड्रिलिंग के बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा और समंदर में आपको नजर आ रहे हैं। तो जब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चाहे कटिंग होगी, चाहे पॉलिशिंग होगी पत्थरों की, चाहे एक्सपोर्ट होगी, चाहे हम बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट लाके यहाँ पे ज्वेलरी और डिज़ाइन के सेंटर बनाएंगे, चाहे यहाँ पे पेट्रोलियम के अंदर होगी, तो पेट्रोलियम के अंदर भी जब इन्वेस्टमेंट होती तो आपको पता है, अगरचे हम उसके अंदर डंडी मार जाते हैं, मगर जब वो इन्वेस्टमेंट है वो डीसी के जरिए लोकल इलाके में होती है। तो जब लोकल इलाकों के अंदर तरक्की होगी, जब लोकल इलाकों के अंदर ये वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनेंगे, तो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ, उनकी सेल्फ ऑफ पाकिस्तानीनेस बढ़ेगी ना। तो वो है असल दिफा। लेकिन सर, आप जो रातों रात कवानीन बदल के ऐसे मिनरल्स की ओनरशिप वफाक ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि हमसे छीने जाएंगे। मगर ऐसा तो नहीं हुआ। ये रूमर मिल तो जरूर है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की कंपनी बनाई गई है जिसको मुफ्त हिस्सा दिया जाता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट करने आता है वो तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हिस्सा लेता है, और जो वफाक जो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो बलूचिस्तान के बिहाफ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। उसके अलावा बलूचिस्तान का मुफ्त हिस्सा भी रखता है। तो ये मैं बलूचिस्तान की सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं तो आपको कह रहा हूं कि हर जगह पे इसी तरह यकजा कवानीन बनाए जा रहे हैं। जो स्टैंडर्डाइजेशन की जा रही है वो सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर आता है तो उसको ये ना पता चले कि मैंने ये वाला पत्थर लेना है तो इतना टैक्स है, ये वाला पत्थर लेना है तो इतना टैक्स है, इस डिस्ट्रिक्ट में हूं तो इतना टैक्स है। यानी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, बाहर से बैठे इन्वेस्टर को पता हो कि यार मैं इस तरह पैसे बनाऊंगा, ये हक है बलोच का, ये हक है पठान का, ये हक है हजारेवाल का, ये हक है पंजाब का, ये हक है सिंधी का। तो वो हकूक मैंने देने हैं, और ये एक यूनिफॉर्म रेजीम ऑफ टैक्सेशन है। ये स्टैंडर्डाइजेशन की जा रही। किसी जगह पे आप मुझे बता दें कि वफाक जो है वो एसेट्स लेने की कोशिश कर रहा है। और सर ये भी जानना चाह रहे हैं, आप टेररिज्म के खिलाफ जंग तो हम लड़ रहे हैं, उसकी ओनरशिप पूरी दुनिया में शायद हमसे बेहतर कोई नहीं ले रहा, पर जब आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, और आपने देखा है कि फैटफ के अंदर इस स्टेटमेंट को लेकर इंडिया जा रहा है। सर, इंडिया इसी स्टेटमेंट को लेकर जा रहा है। वो बड़ी पुरानी बात है, एक जमाने में ये डॉक्ट्रिन थी, लेकिन मैं सारा दिन यहीं आपके साथ इस्लामाबाद में घूमता फिरता रहता हूँ। आप मुझे एक शख्स बताएं जो गुड बैड तालिबान की अब बात कर रहा हो। हर बंदा दहशतगर्दी के खिलाफ है। ना दहशतगर्दी का जोग्राफिया है, ना दहशतगर्दी का मजहब है, ना दहशतगर्दी का फिरका है, ना दहशतगर्दी जबान है। दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी है जो दहशतगर्द करता है। तो इस वक्त जो हम रजीम ला रहे हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, ना उसका किसी सूबे से ताल्लुक है, ना किसी मजहब से ताल्लुक है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई और मुल्क मैली आंख से इन्वेस्टमेंट के जरिए या इंट्रीग के जरिए पाकिस्तान में बेअमनी करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसको हाथों हाथ लेंगे। तो सर, लास्टली ये भी जानना चाह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कमोबेश को 100 रहनुमा जिनको 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई हैं, क्या कहेंगे आप इसे? आपने मरवाया सबको? नहीं, मैं तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसे रूल ऑफ लॉ की फतह कहेंगे जी, या इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहेंगे? कुछ बात मजा में कर देता हूँ, कुछ सीरियस कर देता हूँ। मजा में ये कहूंगा कि आपने मरवाया है उनको। हाँ, इसकी वजह यह है कि आपके टीवी के ऊपर हमें आपने वो तमाम तस्वीर दिखाई
जिनके अंदर लोग कह रहे थे कि चलो चलो कोर कमांडर के घर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमने तो नहीं दिखाई, हमें तो पता भी नहीं, हम तो अपने घर बैठे हुए थे। वो तस्वीर तो आपने दिखाई जहाँ पे छातियों पे गोलियां खाने वाले जो हमारे शहीद थे, उनके जो बुत, वो उनकी जो स्कल्पचर्स थे, मुजस्मे थे, उनकी गर्दनें काट के उन्हें पटका गया। ये तो आपने हमें दिखाया। ये तो आपने हमें दिखाया कि आज आप कह रहे हैं राफेल गिरा दिए चिड़ियों की तरह। हर जगह मैं कहता हूँ हमने उनके राफेल चिड़ियों की तरह गिरा दिए, लेकिन उन जहाज़ों को जिन्होंने पहले भारत के ऊपर फौकियत दिखाई थी, उनको आग तो आपने लगाते दिखाया, उन लोगों को भी दिखाया जिन्होंने आग लगाई थी। वो बयानात जो यहाँ पे लोगों ने दिए कि हम GHQ जा रहे हैं, यानी आज आप हर जगह पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान फौज जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जब वो कैंपेन्स पे उनके बच्चे बच्चियों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, और जब आप कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान का जिक्र ना करें, हमारी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर लें जितना करना है, ये मत कहें कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि हमें क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान की तरफ मत जाए। तो वो एक तरफ कैंपेन आप चला रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये जब आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं तो अब इसका सीरियस जवाब ये है कि जो लोग इसमें मुलव्विस नहीं, उनको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी, किसी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुलव्विस हैं, जिनकी आपने तस्वीर दिखाई हैं, जिसकी आपने वीडियोस दिखाई हैं, जब उनको सज़ा होती है तो फिर सज़ा होती है। और अगर आप नई सज़ा देना चाहते तो फिर आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग छातियों पे आपके बच्चों के लिए गोलियां खाएंगे, तजलील करवाने के लिए गोलियां खाएंगे, इस उनकी अपनी वो जो शहीदों के बुतों की गर्दनें कटवाने के लिए गोलियां खाएंगे छातियों पे, फिर आपके लिए कौन गोलियों पे छातियां खाएगा, गोलियां खाएगा? जब आप उन जहाज़ों को आग लगाएंगे तो इन राफेल्स को कौन गिराएगा? वो जो बच्चे कामाकाजी मिशन पे गए यहाँ से, यानी शहीद होने का तकरीबन अपनी शहादत का परवाना साइन करके गए S-400 पे अटैक करने के लिए, और 400 की बैटरियां उड़ा के जिंदा वापस आ गए। वो कौन जाएगा अगली दफा? अगर आप इस तरह तजलील करेंगे, इस तरह अगर आप कोर कमांडर्स के घरों को आग लगाएंगे, इस तरह अगर आप मुजस्मों की गर्दनें काटेंगे, इस तरह अगर आप जहाजों को आग लगाएंगे, तो आपके बच्चों बच्चियों को बचाने के लिए कौन छाती पे गोली खाएगा? तो ये एक तवाजन में रहना चाहिए। अगर इसमें अदम तवाजन आए और कोई शख्स ना इंसाफी की नजर हो रहा हो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। लेकिन वो लोग जिनकी तस्वीर आपने दिखाई, आर्टिकल्स आप लोगों ने लिखे, वो अब आपके सामने आ रहे हैं, वो एविडेंस सामने आ रहा है, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं समझता हूँ ये 9 मई के वाकयात जो हैं ये दोबारा पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए और इंसाफ को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन लास्टली सर, आपका दिल ये भी तो कहता होगा कि माजी में जब इस मुल्क के आइन को रौंदा गया, जब इस मुल्क की पार्लिमान को डिसफंक्शनल किया गया, और आप बतौर वज़ीर जब आप ऐवान सदर में हल्फ लेने जाते होंगे तो कभी कभार उन तस्वीरों पर नज़र पड़ती होगी कि जिसके जिम्मेदार हैं, तो दिल तो करता होगा कि ऐसे लोगों को भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जी सबको, जी मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो खुद भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं, हमारे कायद उठाते रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब उठाते रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसलिए कि विक्टिमाइज करने के लिए, जिस तरह मैं भी अक्सर ये कहता हूँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि यार पुरानी बात छोड़ दो, मगर सच को सामने तो ले आओ ना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लो, एक सच्चाई को सामने ले आओ, मत दो सजा बेशक अगर नहीं देना चाहते, मगर सच तो सामने ले आओ ताकि आने वाली मंजिल जो है वो हमारे सामने आया हो जाए। कोई रास्ता तो तजवीज़ करो जिस पे चल के ये मुल्क किसी और जगह पे पहुंच जाए, वो नहीं जहां हम हैं, बल्कि वो जगह जिसका ख्वाब हर नौजवान जो है अपनी आंखों में समो के बैठा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम ही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा।